हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी बंगाल को आजाद करे घोषित। 17 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान तुम्हारे साथ खड़ा है। जी हां, बताएंगे। बांग्लादेश के जमात इस्लामी के इस नेता ने ममता बनर्जी से बड़ी अपील कर दी है। कह दिया ममता बनर्जी से नई दिल्ली के खिलाफ जंग का ऐलान करे। दोस्तों, बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर आपको बताने वाले हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि ममता बनर्जी को हारने का जितना दुख नहीं है, उतना उससे ज्यादा दुख बांग्लादेश को बंगाल में बीजेपी के जीतने से है। घुसपैठियों वाले मुद्दे के बाद दोस्तों, अब बांग्लादेश ने ये कौन सा नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है बंगाल को आजाद घोषित करने वाला, जानकर आप भी चौंकने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी आपको बताएंगे। तो वहीं इधर भारत ने भी कमाल कर दिया, जिस पर अमेरिका को लाल आंख दिखाता रहा ड्रैगन। अब भारत ने 27 साल बाद वही दुखती नस दबा दी चीन की। बताएंगे चीन के कड़े विरोध और वन चाइना पॉलिसी की धमकियों के बाद भी भारत के युवा राजनेता पहुंचे ताइवान की यात्रा पर। सिर्फ युवा राजनेता ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा प्रतिनिधि मंडल ताइवान पहुंच गया। दोस्तों, चीन को भारत ने दिया खुला चैलेंज। वहीं बताएंगे नेपाल के रैपर पीएम बालेंद्र शाह ने दिखाई भारत को आंख। गुस्से में ड्रैगन भी हुआ लाल, इंडिया का दे रहा था साथ। क्या है विवाद दोस्तों? वहीं ईरान के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन खत्म। ट्रम्प के खास मिनिस्टर रूबियो ने दुनिया को दे दी बहुत अच्छी खबर। क्या है जानकारी? तो वहीं दोस्तों, चौंका देने वाली खबर आ रही है तमिलनाडु से, जहां पर विजय को किनारे कर कैसे सरकार बना सकता है ये गठबंधन। 108 सीटें जीतकर भी क्या सरकार नहीं बना पाएंगे विजय यानी थालापति? रातों रात बड़ा खेला हो गया दोस्तों, बताएंगे क्या है जानकारी। वहीं बंगाल में कौन होगा बीजेपी का सीएम, जिसको लेकर मंत्रियों की लिस्ट आ गई है सामने। नाम जानकर आप भी चौंकने वाले, एक से एक बेहतरीन जानकारी बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत को कम आंकना भारत के दुश्मनों की सबसे बड़ी गलती है और होगी, और आज के समय में जहां पूरी दुनिया अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही है, वहां पर अपना भारत हर किसी को एकजुट होकर लेता चलता दिखाई दे रहा है, जो कि होना भी चाहिए। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। दोस्तों, बात करते हैं पहली सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर की, जहां जिस मुद्दे पर हमेशा से चाइना दोस्तों अमेरिका को लाल आंख दिखाता रहा, भारत ने 27 साल बाद उसी दुखती नस को दबा दिया। उस समय भी था ये मोदी कनेक्शन। बता दे, भारत ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कूटनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। चीन के कड़े विरोध और वन चाइना पॉलिसी की धमकियों के बीच भारत के युवा राजनेताओं का एक उच्च स्तरीय सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल इस समय ताइवान की यात्रा पर है। यह दौरा न केवल व्यापारिक और तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे राजनीतिक निहितार्थ बीजिंग की नींद उड़ाने के लिए काफी है। आपको बता दें कि यह दौरा इस मामले में भी खास है, क्योंकि 27 साल पहले 1999 में नरेंद्र मोदी जी ताइवान के दौरे पर गए थे। भारतीय डेलीगेशन से पहले साल 2022 में नैन्सी पेलोसी के नेतृत्व में अमेरिकी डेलीगेशन ताइवान के यात्रा पर पहुंचा था, जिसका चीन ने जमकर विरोध किया था। साथ ही उसने ताइवान की खाड़ी में अपने सैन्य पेट्रोलिंग बढ़ा दिए थे। ताइवान के विदेश मंत्रालय बोले तो मोफा द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक भारत का यह प्रतिनिधि मंडल 4 मई से 9 मई 2026 तक ताइवान के दौरे पर रहेगा। इस डेलीगेशन की सबसे बड़ी खासियत इसकी विविधता है, यानी डाइवर्सिटी है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई प्रमुख दलों के युवा चेहरे शामिल हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय पीपल्स पार्टी और शिवसेना यूबीटी शामिल है। प्रतिनिधि मंडल के सदस्य अपने प्रवास के दौरान ताइवान की विभिन्न सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय हितों पर चर्चा करेंगे। वहीं ताइवान के सरकार ने भी भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक अहम साझेदार बता दिया और विस्तृत कूटनीति के तहत सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। भारतीय डेलीगेशन का यह दौरा भी दोस्तों ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में चीन ने अमेरिका को वन चाइना पॉलिसी के तहत हड़काने का प्रयास किया था। चीन हमेशा से ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। दुनिया के किसी भी देश के प्रतिनिधि मंडल के वहां जाने को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करार देता है। पहले भी कई बार भारतीय सांसदों के ताइवान दौरे पर चीन ने आधिकारिक विरोध दर्ज कराया है, लेकिन भारत ने सामरिक स्वायत्तता का परिचय देते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी कूटनीतिक यात्राओं और व्यापारिक संबंधों के लिए स्वतंत्र है। दोस्तों, इस दौरे की चर्चा के बीच साल 1999 का वो वाकया भी ताजा हो गया, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय भाजपा के महासचिव हुआ करते थे, ताइवान के दौरे पर गए थे। उस समय भी चीन ने भारतीय नेताओं के ताइवान जाने का पुरजोर विरोध किया था। हालांकि मोदी जी ने उस दौरे में भी भारत ताइवान संबंधों की संभावनाओं को भांप लिया था। आज जब भारत एक्ट ईस्ट नीति पर काम कर रहा है, तो युवा नेताओं का ये दौरा उसी कड़ी का विस्तार माना जा रहा है। दोस्तों,
भारत ने जता दिया है कि हम तुम्हारे किसी भी पॉलिसी को नहीं मानेंगे, जो रियलिटी है, जो हकीकत है, वो हम फॉलो करेंगे। उसके अलावा किसी के बने बनाए नियम को हम नहीं मानने वाले जब तक कि वो हकीकत ना हो। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी भारत से गए इन डेलीगेशन का स्वागत करते और मानते हैं कि भारत किसी की लाल आंख से डरने वाला नहीं, तो सबसे पहले सामने लाइक का बटन दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ताइवान एक अलग देश है लिखना मत भूलिएगा। भर भर कर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ताकि चीनियों को पता चल सके कि ताइवान मुद्दे पर, वन चाइना पॉलिसी वाले मुद्दे पर भारत का क्या रुख है, भारतीयों का क्या रुख है, अवश्य कमेंट कीजिएगा। तो वहीं अब बात कर लेते हैं अगली बेहतरीन सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर की, जहां बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी नेता नूरुल हुदा ने भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे दिया। नूरुल हुदा ने ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल को भारत से आजाद घोषित करने की मांग कर दी दोस्तों। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि दिल्ली के खिलाफ जंग का ऐलान कर देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमान उनके समर्थन में खड़े होंगे। नूरुल हुदा का बयान तब सामने आया है जब पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की करारी हार हुई है। नूरुल हुदा ने एक वीडियो संदेश में कहा कि ममता, अभी इस्तीफा मत दीजिए, दिल्ली पर युद्ध की घोषणा कीजिए, पश्चिम बंगाल की स्वतंत्रता की घोषणा कीजिए, बांग्लादेश के ये 17 करोड़ मुसलमान आपके साथ खड़े होंगे। दोस्तों, उनके इस बयान के वायरल होने के बाद राज्य के राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। कई लोगों ने इसे बेहद ही भड़काऊ और अलगाववादी बयान बताकर इसकी निंदा कर दी। नूरुल हुदा ने कहा कि अब दिल्ली के खिलाफ लड़ने का समय आ गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बांग्लादेश के आम मुसलमान पश्चिम बंगाल के साथ खड़े रहेंगे। अब आप ही देखिए दोस्तों, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार होने से बांग्लादेश में जमात तक खुश था, यानी कि कहीं ना कहीं टीएमसी सरकार होने से बांग्लादेश में बैठे इन जमातियों को भी पता था कि इससे उनके मंसूबे पूरे हो रहे हैं। लेकिन अब जैसे इनको पता चला कि अब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, तो अब इनके हाथ पैर कांपने लगे और ममता बनर्जी को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों कि हमारे 17 करोड़ बांग्लादेशी ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। बस ममता बनर्जी एक बार कह दे कि पश्चिम बंगाल को भारत से आजाद करो। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात बोली है इस जमात के नेता ने। अगर आप भी मानते कि भारत को इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेकर जाना चाहिए और इस जमात नेता नूरुल हुदा से माफी मंगवानी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में माफी मांगनी पड़ेगी, जरूर कहिएगा। वही दोस्तों, सोचने वाली बात है कि टीएमसी ने अपने राज में कौन कौन से खेल खेले होंगे कि जमात के ये नेता भी ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। ये वाकई में विचार करने वाली बात है दोस्तों। और इस बार बंगाल की जनता ने कह ही दिया था कि बहुत हो गया ममता का ड्रामा, बदलाव तो होकर रहेगा। और बंगाल की जनता ने बदलाव को चुना और इस बार बंगाल में बीजेपी आ रही है। इस पर आपकी जो भी राय हो अवश्य कमेंट करके बताइएगा। तो वहीं आपको बताते, बंगाल में मौत का तांडव भी देखने को मिला। शुभेंदु अधिकारी के पीए की मध्यमग्राम में हत्या, सिर और सीने में मारी गोलियां दोस्तों, गाड़ी रुकवाकर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। बता दें, भाजपा ने टीएमसी पर लगाया गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। बुधवार देर शाम भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक ये घटना उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम इलाके में हुई, जहाँ चंद्रनाथ को निशाना बनाते हुए 4 राउंड फायरिंग की गई। इस फायरिंग में चंद्रनाथ और उनके ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें गंभीर अवस्था में नजदीक अस्पताल लेकर जाया गया, जहां चंद्रनाथ की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चंद्रनाथ की गाड़ी को बीच सड़क पर रुकवाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। यह हमला ऐसे समय में हुआ है दोस्तों जब पश्चिम बंगाल में भाजपा की बड़ी चुनावी जीत के बाद लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 294 में से 207 सीटें जीतकर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 15 साल बाद सत्ता से हटा दिया। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने ही ममता बनर्जी को उनके गढ़ भवानीपुर में चुनाव हराया। बीजेपी ने इस घटना को लेकर टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस घटना के पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि टीएमसी बंगाल में हार क्या गई, वो काफी ज्यादा आक्रामक हो गई है। हालांकि ये गोलियां किसने चलवाई, किसने इसकी जान ली, ये जांच का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसके पीछे सीधा सीधा टीएमसी का हाथ बताया है। यानी कि अब जो भी है, मौत का तांडव देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि
बौखलाहट में ये सारे खेल खेले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन है इसके पीछे? वही जब बात बंगाल की हो ही रही है तो आपको बता देते हैं, एक जानकारी और सामने आ रही है कि बीजेपी कार्यकर्ता बनकर पूरे बंगाल में अशांति फैला रहे हैं टीएमसी के गुंडे, जो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है लेकिन है वो टीएमसी के, और पूरे बंगाल में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। दोस्तों इस खबर ने हर किसी को चौंका दिया कि आखिर कैसे अब पहचाना जाए कि ये वाकई में भाजपा के कार्यकर्ता है या फिर टीएमसी के गुंडे हैं जो भाजपा का रूप धारे हुए हैं। तो ऐसा भी खेल चल रहा है दोस्तों बंगाल में, आपको बताना जरूरी था। आपकी इस पर क्या राय है अवश्य कमेंट करके बताइएगा। अब नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां नेपाल के रैपर पीएम बालेंद्र शाह ने फिर दिखाई भारत को एक बार आंख। गुस्से से ड्रैगन भी हुआ लाल, भारत को दे रहा चेतावनियां। बता दे नेपाल की बालेंद्र शाह सरकार ने मानसरोवर यात्रा के रूट पर सख्त ऐतराज जताया है। इसके साथ ही भारत नेपाल के बीच लिपुलेख विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया है। दोस्तों भारत चीन ने लिपुलेख दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। बालेंद्र सरकार का कहना है कि काठमांडू की सहमति के बिना इस यात्रा को आयोजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि लिपुलेख नेपाल का हिस्सा है। इसे लेकर नेपाल सरकार ने भारत के साथ ही चीन को भी राजनयिक नोट भेजा है। भारत पहले से ही नेपाल के दावे को खारिज करता रहा है। चीन ने भी नेपाल की स्थिति को स्वीकार करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। विश्लेषकों का मानना है कि नेपाल ने पिछले कुछ सालों में लिपुलेख विवाद पर ऐसे कदम उठाए जिससे ये मामला बिगड़ता चला गया। विवाद की जड़ लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी का त्रिकोणीय जंक्शन है जो भारत का हिस्सा है और इस पर भारत का कंट्रोल भी है। नेपाल इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है और 1816 की सुगौली संधि का हवाला देता है। नेपाल का कहना है कि भारत या चीन में से कोई भी उसकी सहमति के बिना लिपुलेख के रास्ते व्यापार या आवागमन नहीं कर सकता। नेपाल में बनी नई बालेंद्र सरकार के आने के बाद हर कोई ये अंदाजा लगा रहा था कि बालेंद्र शाह कम से कम भारत के साथ अच्छे संबंध रखेगा, लेकिन बालेंद्र शाह ने भी बता दिया कि वो भी अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह ही है जो भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ेगा, और इसीलिए वो भारत के क्षेत्र को अपना बताता फिर रहा है और अब नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। दोस्तों जहां चीन और भारत ने मिलकर मानसरोवर यात्रा शुरू कर दी है, लेकिन नेपाल ने इस रास्ते का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। जबकि वो हिस्सा ही भारत का है, क्षेत्र ही भारत का है, तब भी अपना आधिपत्य जमाता दिखाई दे रहा है नेपाल। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है? अब देखना ही होगा भारत की मोदी सरकार इस पर क्या बयान जारी करती है। लेकिन वहीं जहां एक तरफ भारत के साथ इस मुद्दे पर अकड़ दिखा रहा है बालेंद्र शाह, वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ डील खत्म होने के बाद भी नेपाल 80,000 टन खाद मंगवा रहा है। जी हाँ, नेपाल ने सरकार से सरकार व्यवस्था के तहत भारत से 80,000 टन खाद खरीदने का फैसला किया है। ईरान युद्ध की वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों में खाद की किल्लत मची हुई है। ऐसे में नेपाल सरकार ने भारत से खाद खरीदने का फैसला किया है। खाद किल्लत की वजह से नेपाल में कृषि संबंधित दिक्कतें आ रही हैं। अब देखना ये होगा, जहाँ एक तरफ अकड़ दिखा रहे हैं बालेंद्र शाह, वहीं दूसरी तरफ क्या भारत पड़ोसी धर्म निभाएगा? क्या नेपाल को खाद देना चाहिए दोस्तों जब तक ये लिपुलेख वाला मुद्दा शांत या फिर सॉल्व नहीं हो जाता और नेपाल इसके लिए हामी नहीं भर देता? तब तक जो भी आपकी राय हो दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो वहीं नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां जालंधर के आर्मी कैंप बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर आईईडी ब्लास्ट के बाद इस धमाके के लिए पाकिस्तान का हाथ बताया गया है। बता दें, पंजाब के अमृतसर और जालंधर में हुए धमाकों की जांच के बीच पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव खुद अमृतसर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद स्पष्ट किया कि इन धमाकों के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ हो सकता है। डीजीपी ने इसे पंजाब की शांति भंग करने की एक नापाक कोशिश करार दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि शुरुआती जांच में ये धमाके कम तीव्रता के पाए गए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि ऑपरेशन सिंदूर की बरसी के कारण पंजाब को अशांत करने के लिए ये धमाके किए गए हो सकते हैं। जालंधर में हुए धमाके के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें संभावित रूप से टाइमर या फिर रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल किया गया था। वहीं जालंधर धमाके की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर खालिस्तानी लिबरेशन आर्मी यानी केएलए नामक संगठन ने लिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डीजीपी ने कहा कि केएलए जैसी संस्थाएं पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के भाड़े के टट्टू के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे ऐसे संगठनों के बहकावे में न आए। अमृतसर धमाके की फिलहाल किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। डीजीपी ने जोर देकर कहा है कि सीमावर्ती राज्य होने के कारण पंजाब देश के प्रतिनिधि के तौर पर एक प्रॉक्सी वॉर यानी छंद युद्ध लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब एक अमन पसंद और फ्रंट लाइन स्टेट है। पाकिस्तान इस शांति को खत्म करना चाहता है, लेकिन हम उनकी गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। उनकी किसी भी नापाक हरकत को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो यह है पूरी कहानी दोस्तों इन अटैक्स की। तो वहीं आपको बता दें,
मिडल ईस्ट के रण क्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के बाजारों और राजनेताओं के बीच हलचल मचा दी है। जो अमेरिका और ईरान कल तक एक दूसरे को मिटाने की कस्में खा रहे थे, अब उनके बीच कुछ तो पक रहा है, जिसकी वजह से अगले 24 से 72 घंटों में कुछ बड़ी खबर आने वाली है। दोनों दुश्मनों के बीच ब्रेक थ्रू की डिटेल मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान ने लीक कर दिया, जिसमें बताया गया है कि जंग खत्म करने की बात बेहद अहम मोड़ पर पहुंच गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा दावा किया है कि दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक पीस डील लगभग तैयार है। बताया जा रहा है कि अगले 24 से 72 घंटों में इसका आधिकारिक ऐलान हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि जंग खत्म करने के लिए अगले 3 से 5 दिनों में अमेरिकी और ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आमने सामने होंगे। पर्दे के पीछे जो डील लीक हुई है वो किसी फिल्म के स्क्रिप्ट जैसी रोमांचक है। इसमें पाकिस्तान, तुर्की, रशिया और चीन जैसे देश बिचौलिया बनकर दोनों दुश्मनों को एक मेज पर लाए हैं। इस पीस डील में दोनों पक्षों की तरफ से 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर हाँ या ना टिकी हुई है। जहां पहला है जंग पर फुल स्टॉप। सबसे पहले मौजूदा सीज फायर को आगे बढ़ाया जाएगा और हर तरफ की सीधी लड़ाई को तुरंत रोक दिया जाएगा। वहीं ईरान का बड़ा सरेंडर। खबर है कि ईरान अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट रोकने और परमाणु हथियार बनाने का इरादा छोड़ने को तैयार हो गया है। इतना ही नहीं, वो अपने सबसे सीक्रेट परमाणु ठिकानों पर यूनाइटेड नेशन की जांच के लिए भी मान गया है। दोस्तों, ये जानकारी सामने आ रही है, बाकी हमें रियलाइज नहीं हो रहा कि ईरान इन बातों पर भी मान सकता है। वहीं तीसरा है अमेरिका बड़ी राहत देने वाला है, यानी ईरान के इन कदमों के बदले अमेरिका उस पर लगे कड़ी प्रतिबंधों, आर्थिक प्रतिबंधों को हटाएगा और सालों साल से फ्रिज पड़ा पैसा वापस ईरान को दे देगा और फिर वो दुनिया का अपना तेल बेच पाएगा। दोस्तों, वहीं चौथा है समंदर का रास्ता रहेगा खुला। जी हाँ, दुनिया के सबसे अहम व्यापारिक रूट हॉर्मुज जलडमरू मद को लेकर ईरान ने गारंटी दी है कि वो इसे कभी भी ब्लॉक नहीं करेगा। जी हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, ड्राफ्ट के मुताबिक ईरान जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक सकता है? क्या लगता है आपको, ईरान ऐसा करेगा? आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ईरान इन मामलों पर पीछे हट रहा है? हमें तो नहीं है यकीन, बाकी आपको क्या लगता है जरूर कमेंट कीजिएगा। या ईरान ऐसा चाह रहा होगा दोस्तों कि अभी हम कुछ समय के लिए परमाणु के निर्माण पर रोक लगा देते हैं, जिससे कि हमारा रुका हुआ पैसा, जब्त पैसा वापस मिल जाएगा और जब एक बार सारा पैसा मिल जाएगा उसके बाद फिर दोबारा से परमाणु कार्यक्रम को शुरू करेंगे। हो सकता है इसके पीछे ईरान ने कुछ सोचकर ही नया ऑफर दिया हो। वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान ने चीन साथ गुपचुप कर डाली खतरनाक डील। खरीदेगा J-35A स्टील्थ फाइटर जेट। क्या ये भारत के लिए होने वाला है खतरा? बता दे। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ से ठीक पहले चीन ने अपने स्टील्थ फाइटर जेट J-35A का पहला वर्जन तैयार कर दुनिया को दिखा दिया, जो एक्सपोर्ट के लिए है। पाकिस्तान पहला ऐसा देश है जिसे ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट मिलेगा। पाकिस्तान ने चीन से गुपचुप 40 ऐसे स्टील्थ फाइटर जेट का करार किया है। J-35A एक ऐसा स्टील्थ फाइटर जेट है जिसे सामान्य रडार से डिटेक्ट करना काफी मुश्किल है। चीन ने इसे खास तौर पर उन देशों को बेचने के लिए बनाया है जो पश्चिमी लड़ाकू विमानों को नहीं खरीद सकते। इन खरीदारों में पाकिस्तान सबसे ऊपर है, जो अमेरिका के F-35 जेट को खरीदने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान चीन से 40 J-35A फाइटर जेट खरीदने जा रहा है और इसके लिए दोनों देशों में करार भी हो चुका है। आशंका है कि पाकिस्तान इस स्टील्थ फाइटर जेट का इस्तेमाल भारत के राफेल फाइटर जेट के खिलाफ कर सकता है, जो दुश्मन के रडार से बचकर हमला करने में माहिर है। इसमें चौंकाने वाली बात दोस्तों ये है कि फिलहाल भारत के पास 5 हैवी श्रेणी का ऐसा कोई भी फाइटर जेट मौजूद नहीं है। कहीं ना कहीं ये भारत के लिए वाकई में टेंशन वाली बात है। तो वहीं नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल हुआ पूरा, वहीं भारत की ताकत ने दुनिया को किया हैरान। डिफेंस सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ। दोस्तों, क्या एक सैन्य ऑपरेशन किसी देश की अर्थव्यवस्था और डिफेंस इंडस्ट्री को बदल सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ताकत को सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजार में भी नई पहचान दी है। 1 साल पहले हुए इस बड़े ऑपरेशन ने भारत के हथियारों और तकनीक की असली क्षमता दुनिया को दिखा दी थी। अब इसका असर साफ दिख रहा है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है। ब्रह्मोस और आकाश जैसे सिस्टम की डिमांड बढ़ गई है और भारतीय ड्रोन दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रक्षा निर्यात में 62% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2024-25 में भारत ने करीब 23,622 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य तकनीक का निर्यात किया था, जबकि अगले 1 वर्ष में यह आंकड़ा बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। भारत अब 80 से ज्यादा देशों को अपने रक्षा उत्पाद बेच रहा है। इससे बड़ी बात क्या ही होगी दोस्तों, यहाँ तक कि भारत से रक्षा उत्पादन खरीदने वाले कंपनियों की संख्या में भी लगभग 13% की वृद्धि हुई है, जो इस सेक्टर को काफी मजबूत बनाता है।
वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां लाल सागर की ओर बढ़ रहा फ्रांस का नौसैनिक बेड़ा, राफेल से लैस चार्ल्स डी गॉल भी शामिल, टेंशन में आ गया ईरान। दोस्तों, विमान वाहक पोत सहित फ्रांस का नौसैनिक बेड़ा स्वेज नहर के दक्षिण ओर लाल सागर की तरफ बढ़ रहा है, ताकि हॉर्मुज जल डमरूमद के लिए फ्रांस ब्रिटेन की संयुक्त योजना के तहत संभावित अभियान की तैयारी की जा सके। फ्रांसीसी सशस्त्र बलों ने बुधवार को यह जानकारी दी। फ्रांसीसी सेना ने एक बयान में कहा कि चार्ल्स डी गॉल विमान वाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतालवी और एक डच युद्ध पोत भी शामिल है, दक्षिणी लाल सागर की ओर आ रहा है। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, श्रीलंका मालदीव में हुआ डिफेंस डील निशाने पर भारत का ये करीबी देश तो नहीं। हिंद महासागर में बढ़ गई टेंशन, क्या है जानकारी बता दे। भारत के दो पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव रक्षा समझौता करने की तैयारी में हैं। इन दोनों देशों का कहना है कि हिंद महासागर के इन दोनों द्वीपीय देशों को समुद्री खतरों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें मध्य पूर्व युद्ध के दुष्परिणाम भी शामिल है। इस कारण वे रक्षा सहयोग को बढ़ाकर खतरों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जानकारों का यह भी मानना है कि श्रीलंका मालदीव रक्षा समझौते की असली वजह हिंद महासागर में भारत के करीबी देश मॉरिशस का मुकाबला करना है। इस रक्षा समझौते की चर्चा उस समय हो रही है जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू श्रीलंका की यात्रा पर है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कोलंबो में मोहम्मद मुइजू का स्वागत किया और इस क्षेत्र को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सामूहिक उपायों का आह्वान किया। तो वहीं आपको बता दें, तारिक रहमान ने बढ़ाई सेना की ताकत, मार्शल लॉ जैसे हालात। दोस्तों, खबर जानकर आप भी कहेंगे बांग्लादेश में लोकतंत्र से ज्यादा फौजी की हुकूमत है। जी हाँ, बांग्लादेश में सरकारों के बदलने के बावजूद सेना प्रमुख का पद पर बना रहना कई लोगों को चुभ रहा है। सेना प्रमुख जनरल वाकर उज्जमान शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहने के दौरान पद पर नियुक्त हुए थे। इसके बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। लगभग 2 साल बाद तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने भी सरकार बनाई, लेकिन सेना प्रमुख को नहीं बदला। नई सरकार ने तो बांग्लादेशी सेना की ताकत को और बढ़ा दिया और उसे पुलिस की तरह काम करने और कानून व्यवस्था संभालने की भी छूट दे दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में अघोषित मार्शल लॉ लागू है या फिर लोकतांत्रिक सरकार का शासन है। जी हाँ दोस्तों, आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की राह पर चलता दिखाई दे रहा है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेशी सेना एक स्ट्राइकिंग फोर्स के तौर पर मैदान में तैनात रहने वाली है। ऐसे में संकेत मिलता है कि बांग्लादेश सेना अब भी देश में एक बड़ी ताकत बनी रहेगी और नागरिक शासन के बॉस के रूप में काम करेगी। अगर सेना लोकतांत्रिक सरकार में हस्तक्षेप करती है तब देश के हालात पाकिस्तान की तरह हो सकते हैं, जो कहने को तो लोकतंत्र है लेकिन असली ताकत सेना के हाथों में होती है। जैसा कि आज पाकिस्तान की स्थिति है, वही लग रहा है आने वाले समय में बांग्लादेश के साथ भी होने वाला है। तो वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां आखिर कैसे विजय को किनारे कर सरकार बना सकती है डीएमके एआईएडीएमके गठबंधन। दोस्तों, तमिलनाडु में नई सरकार के गठन की राह मुश्किल होती नजर आ रही है। 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थलपति विजय की टीवी के कांग्रेस के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करने राज्यपाल के पास पहुंची, लेकिन सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों की पर्याप्त संख्या न होने पर राज्यपाल ने उन्हें वापस भेज दिया। इस बीच तमिलनाडु की राजनीति के 2 धुर प्रतिद्वंदी डीएमके और एआईएडीएमके के साथ आने की खबर ने सभी को चौंका दिया। तमिलनाडु में विजय को सरकार बनाने से रोकने के लिए डीएमके और एआईएडीएमके का गठबंधन हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो थलपति विजय तमिलनाडु में सबसे ज्यादा यानी 108 सीटें जीतकर भी सरकार नहीं बना पाएंगे। उनकी जगह वहां 2 ऐसी पार्टियां सरकार बना सकती हैं जिनके बीच कांग्रेस और बीजेपी जैसी दुश्मनी है। एआईएडीएमके के सूत्रों का दावा है कि उनकी डीएमके के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है और अभी डीएमके की तरफ से यह फैसला होना बाकी है कि वो इस गठबंधन को लेकर क्या फैसला लेगी। दोस्तों, थलपति विजय की टीवी की पार्टी को 108 सीटें मिली हैं, जो बहुमत से 10 सीटें कम हैं। वहीं बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए और अभी कांग्रेस के 5 ही विधायकों ने विजय की पार्टी को समर्थन दिया है। ऐसे में यह आंकड़ा 113 है, जो बहुमत से 5 कम है। अब इसी स्थिति को देखते हुए एमके स्टालिन की डीएमके और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन करने की बात चल रही है। अगर ये गठबंधन होता भी है तो ऐसे में 3 स्थितियां बनेंगी। इनमें पहली स्थिति बनने की संभावना बहुत मुश्किल है, जिसमें डीएमके गठबंधन और एआईएडीएमके गठबंधन हो जाए। ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि डीएमके में कांग्रेस है और एआईएडीएमके में बीजेपी है, इसीलिए मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि डीएमके गठबंधन सिर्फ एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करे, तब इनके पास 120 सीटें होंगी, जो बहुमत से 2 ज्यादा है। वहीं तीसरी स्थिति में यह हो सकता है कि अगर कांग्रेस डीएमके गठबंधन से बाहर हो जाए तो एआईएडीएमके के साथ पीएमके भी सरकार बनाने के लिए साथ आ सकती है, तब इनके पास 119 सीटें होंगी, जो बहुमत से 1 सीट ज्यादा है। ऐसे में अगर डीएमके और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन होता है तो यह तमिलनाडु की राजनीति के लिए अभूतपूर्व घटना होगी।
दोस्तों साल 1967 के बाद से ही तमिलनाडु की सत्ता इन दोनों पार्टियों में से किसी एक के पास रही है। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की दुश्मन रही है। डीएमके के 1967 से सत्ता में आने के बाद से कोई राष्ट्रीय पार्टी तमिलनाडु में जगह नहीं बना सकी। उस जमाने में करुणानिधि और जयललिता की दुश्मनी का स्तर बहुत अलग था। हालांकि अब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या डीएमके में कांग्रेस के रहते हुए और एआईएडीएमके में बीजेपी के रहते हुए क्या इन दोनों पार्टियों का गठबंधन होगा विजय को किनारा करने के लिए, थालापति को हटाने के लिए? क्या डीएमके एआईएडीएमके दोनों मिलकर गठबंधन करके सरकार बनाएंगे तमिलनाडु में? आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? लेकिन सरकार में रहने के लिए दो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, ये बात भी रहा है। तो ऐसे में इस पर ना कहना भी बड़ा मुश्किल है। हम आपका राय, आपकी जवाब जानना चाहते हैं दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है। तो वहीं आपको बता दें, बंगाल में सीएम से लेकर मंत्रियों की लिस्ट आ गई दोस्तों। एक पत्रकार का भी नाम सामने आया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी सरकार बनाने की तैयारियों में जुट गई है। 9 मई को होने वाले शपथ ग्रहण से पहले मीडिया के पास सूत्रों के हवाले से कैबिनेट की एक संभावित लिस्ट सामने आई है। इस लिस्ट में बताया गया कि शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। पंचायत और रूरल डेवलपमेंट मंत्री के रूप में दिलीप घोष शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में कई और नाम है जिन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है, जिन नाम को आप सामने देख सकते हैं दोस्तों। सूत्रों के हवाले से जो संभावित कैबिनेट की लिस्ट सामने आई है, उसका ये लिस्ट आप स्क्रीन पर सामने देख पा रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट मंत्री निशित प्रामाणिक, स्वास्थ्य मंत्री शारदावत मुखोपाध्याय, फाइनेंस या फिर एजुकेशन मंत्री स्वपन दास गुप्ता जो कि पत्रकार रह चुके हैं, वहीं महिला और बाल कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल, इंफॉर्मेशन और कल्चरल मंत्री रुद्र नील घोष, वहीं पंचायत और रूरल डेवलपमेंट मंत्री दिलीप घोष, वहीं स्पीकर जो होंगी वो तपस रॉय बन सकती हैं, वहीं शंकर घोष, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, सजल घोष भी बन सकते हैं मंत्री। पश्चिम बंगाल में अगर सीएम बनने की बात करें, अगर सीएम पद की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी की दावेदारी सबसे मजबूत बताई जा रही है। पिछले कई सालों से अधिकारी बंगाल में संघर्ष कर रहे हैं और एक मजबूत चेहरा बनकर उभरे हैं। इस लिस्ट में सीनियर लीडर दिलीप घोष का भी नाम चल रहा है। वहीं बीजेपी की फायर ब्रांड नेता अग्निमित्रा पॉल भी काफी ज्यादा चर्चाओं में है। ये जो हमने आपको लिस्ट बताई है दोस्तों, ये एक संभावित लिस्ट है, यानी ऐसा हो सकता है इनको ये मंत्रालय दिया जा सकता है। बाकी रियलिटी क्या होगी वो तो दोस्तों शपथ के बाद ही पता चलेगा। वहीं इसी बीच जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कांग्रेस ने बंगाल में 50 सीटों पर दोबारा से चुनाव की मांग कर दी है दोस्तों। वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए, चुनाव परिणामों पर सवाल उठाते हुए 50 विधानसभा सीटों पर दोबारा मतदान करने की मांग कर डाली है। पार्टी का दावा है कि इन सीटों पर जीत का अंतर उन वोटों से कम है जिन्हें विशेष गहन पुनरीक्षण बोले तो एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटाया गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा ने बुधवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल और असम में बड़े पैमाने पर चुनावी हेरफेर किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले मतदाताओं के अधिकार बहाल किए जाएं और फिर प्रभावित सीटों पर दोबारा से चुनाव करवाया जाए। यानी कि दोस्तों हार के बाद विपक्ष इसी प्रकार से बौखलाते नजर आ रहे हैं और अब नई नई मांगे कर रहे हैं। उधर ममता कह रही है कि हम नहीं देंगे इस्तीफा, डिसमिस करना है तो करो लेकिन नहीं दूंगी इस्तीफा। मैं अपने फैसले पर पूरे तरीके से अड़ी हुई हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। कह रही है कि मुझे भले ही हटा दे, मैं चाहती हूँ कि ये एक काला दिन बने। आज अपने विधायकों के साथ हुई एक बैठक में बनर्जी ने कहा कि पार्टी 29 अप्रैल से जारी चुनाव के बाद की हिंसा के खिलाफ कोर्ट जाएगी। इस पर आपकी जो भी राय दोस्तों अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जॉइन कर दीजिएगा। और रिक्वेस्ट है जहां पर भी आपका ग्रुप्स है दोस्तों, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में, यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।